नमस्कार, मैं हूं आस्था कौशिक। जयंत चौधरी ने एनडीए के साथ जाने का फाइनल फैसला कर लिया। ऐसे में अब रविदास मेहरोत्रा का दावा है कि उनके कुछ विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। हालांकि इसको लेकर भी जयंत चौधरी ने तस्वीर साफ कर दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से बयानबाजी कम नहीं हो रही। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी के फेवर में जयंत के बयान से मचे घमासान में अब समाजवादी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। पहले अखिलेश और शिवपाल ने जयंत को रोकने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद जयंत चौधरी का दिल बीजेपी के लिए धड़कने लगा। जयंत चौधरी ने साफ कर दिया कि उनकी अगली पारी बीजेपी के साथ होगी। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के नेता आरएलडी को पहचानने से इनकार करने लगे हैं। आरएलडी को लेकर क्या है, मतलब बातचीत पूरी हो गई है कि आरएलडी जा रही है कि आपके साथ रहेगी? कौन सी आरएलडी? राष्ट्रीय लोकदल। पता नहीं, आरएलडी वालों से पूछा, हमें क्या पूछा है? कभी अखिलेश यादव जिस जयंत चौधरी को जिगरी दोस्त बता रहे थे, अब उन्हीं की पार्टी के नेता जयंत के विधायकों पर डोरे डालने लगे हैं। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने दावा किया कि जयंत के विधायक उनके संपर्क में हैं। सपा विधायक ने कहा, जयंत के 4 विधायक सपा के संपर्क में हैं। आरएलडी के विधायक समाजवादी के साथ हैं। जयंत चौधरी ईडी और सीबीआई के दबाव में हैं। जो पहले बीजेपी के खिलाफ थे, वो बीजेपी के साथ हैं। यानी जयंत के एक फैसले से अब समाजवादी पार्टी आरएलडी के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है। और जो आरएलडी पिछली बार चुनाव राज्यसभा का हुआ, उन्होंने एक सीट मांगी थी जयंत चौधरी जी की। हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने जयंत चौधरी जी को सांसद बनाने का काम किया। आरएलडी अभी 3 दिन पहले विधानसभा के अंदर भाजपा के खिलाफ बोल रही थी और 2 दिन के अंदर कौन सी बात हो गई। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखा करके इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहती है। किसी भी मीडिया चैनल ने जो भी इस तरह की खबर निकाली है, मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा। जयंत चौधरी ने साफ कर दिया कि आरएलडी के सभी विधायक उनके साथ हैं। ऐसे में अब इस बात में ना कोई शक है ना शंका कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होकर 24 के रण में दम दिखाएंगे। जयंत चौधरी ने कहा, हमने अपने विधायकों से बात कर ली है, विधायकों और कार्यकर्ताओं से बात हो गई है। हमने एनडीए के साथ जाने का फैसला किया है। हमारे सभी विधायक, कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे, उसे जयंत चौधरी ने खारिज कर दिया है। साथ ही बता दिया है कि वो जल्द ही एनडीए में शामिल होने वाले हैं और पश्चिमी यूपी की 27 सीटों पर बीजेपी के साथ वो क्लीन स्वीप के लिए दम दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कल बीजेपी ने यूपी से राज्यसभा प्रत्याशियों का ऐलान किया। अब समाजवादी पार्टी में राज्यसभा प्रत्याशियों को लेकर मंथन का दौर जारी है और खबर ये मिल रही है कि समाजवादी पार्टी ने 3 नाम फाइनल किए हैं। बस ऐलान बाकी है। जिन नामों की चर्चा है उसमें है जया बच्चन, पूर्व आईएएस आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन का नाम सामने आ रहा है और इन नामों को लेकर औपचारिक ऐलान बाकी है। हालांकि अभी नाम पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार कल 11 बजे अपना नामांकन करेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ हैट्रिक के मिशन में जुटी बीजेपी ने गांवों तक पहुंचने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। ग्राम परिक्रमा यात्रा के जरिए बीजेपी 50,000 गांव तक संपर्क बनाने में जुटी है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी ने किसान बेल्ट से की। साथ ही उन्होंने किसानों को सुझाव भी दिए और उनसे सुझाव भी मांगे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी की नीति और मोदी की रणनीति से 80 का लक्ष्य लिए बीजेपी अब शहर से गांव तक मिशन मोड में है। बीजेपी ने गांव तक पहुंचने के लिए ग्राम परिक्रमा यात्रा का मेगा प्लान तैयार किया है, जिसकी शुरुआत सीएम योगी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की है। इस मौके पर सीएम योगी ने बेहतर कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा, बीजेपी ने जो वादा किया वो निभाया।
अब यूपी में कोई दंगा करने के लिए सोच भी नहीं सकता। डबल इंजन की सरकार ने आपसे कहा था, सुरक्षा का वायदा किया था। 2017 के पहले इसी प्रदेश में दंगे होते थे और मुजफ्फरनगर का दंगा तो कौन नहीं जानता, कई महीनों तक चला था। हमारे सभी नेता ज्यादातर जेल के अंदर थे। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा हुआ क्या? और कोई दंगा कर पाएगा क्या? तो ये दंगा मुक्त वातावरण बना रहे और सुख और समृद्धि का वातावरण बना रहे, इसी के लिए ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वर्ग आपके बीच में आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कोशिश गांव-गांव तक संगठन को मजबूत करने की है। इसके लिए पार्टी ने अपने बड़े बड़े योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। इस मिशन में बीजेपी 50,000 गांव में संपर्क करेगी। 1,72,000 जगहों पर प्रवास का लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी भी गांव में प्रवास करने वाले हैं। इस दौरान सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जाएगा। यानी बीजेपी की कोशिश विपक्ष के नकारात्मक एजेंडे को एक्सपोज करने के साथ विकास की नीति को भी जनता के सामने लाने की है, जिसकी शुरुआत सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर से की है। अन्नदाता किसानों के हित में नई योजनाएं क्या बन सकती हैं? भारतीय जनता पार्टी 2024 में जब जनता जनार्दन के पास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाएगी, तो फिर 24 से लेकर के 29 के बीच में हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र में अन्नदाता किसानों के लिए कौन सी योजनाएं आनी चाहिए, उनका सुझाव भी एकत्र करेगी और इस एकत्रीकरण के बाद उन्हें समाहित करते हुए अगले 5 वर्ष के अंदर उन्हें पूरा करने के संकल्प के साथ कार्य करेगी। ग्राम परिक्रमा यात्रा के जरिए बीजेपी का मकसद किसानों को साधने की है, जिसकी तस्वीर आज देखने को भी मिली जब सीएम योगी ने ट्रैक्टर और हल का पूजन किया और किसानों के नाम बड़ा संदेश दिया। 1 महीने तक चलने वाली इस ग्राम परिक्रमा यात्रा में बीजेपी ने सरकार के विकास कार्यों की जानकारी को 50,000 गाँव में पहुँचाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए संगठनात्मक जिलों में खास व्यवस्था की गई है। साथ ही 1 महीने तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान मिले सभी सुझावों को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को देंगे और फिर चुनावी घोषणा पत्र में उसकी छाप देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और महाराष्ट्र कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अशोक चव्हाण ने कांग्रेस छोड़ दी है। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस से अशोक चव्हाण का इस्तीफा हो गया है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अशोक चव्हाण। आपको बता दें, कुछ वक्त पहले मिलिंद देवड़ा ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी और अब बड़ी खबर यह आई है कि अशोक चव्हाण ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। उनके लिए कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बाकायदा अपने इस्तीफे को उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाला और ये जानकारी दी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। महाराष्ट्र में इसी के साथ कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। इससे पहले मिलिंद देवड़ा ने भी पार्टी छोड़ दी थी। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी बहस नहीं हो पाई। आज की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली है। व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना पर हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। अब 15 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। आज सबसे पहले यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने अपना पक्ष रखा। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में जिला जज वाराणसी के 31 जनवरी के आदेश से पूजा अर्चना शुरू किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में आज बेहद अहम सुनवाई हुई। आज करीब 1 घंटे 20 मिनट की सुनवाई में सबसे पहले यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कभी हिंदुओं का व्यास जी तहखाने पर कब्जा नहीं रहा है और यह दावा पूरी तरह से गलत है। इसके साथ साथ उन्होंने वाराणसी के जिला जज के आदेश को भी विरोधाभासी बताया। उन्होंने कहा कि
17 जनवरी के आदेश में जहां रिसीवर जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया, वहीं अपने ही आदेश को बिना किसी अर्जी के 31 जनवरी के आदेश में पूजा का अधिकार दिया गया और इसके साथ साथ रिसीवर को वहां पर व्यवस्थाएं करने का आदेश दिया गया। उनकी बात पूरी होने के बाद मुस्लिम पक्ष में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने पक्ष रखा। उन्होंने भी दलील दी। उन्होंने ये दलील दी कि पोषणीयता की अर्जी तय किए बगैर ही पूजा का अधिकार दे देना गलत है। साफ तौर पर उन्होंने अयोध्या से जुड़े एक मामले का भी हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया कि निर्मोही अखाड़े ने एक व्यक्ति को खड़ा किया था और पूजा की इजाजत मांगी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस आधार पर इस अर्जी को भी खारिज किए जाने की बात कही और यह कहा कि वाराणसी का जो जिला जज का जो आदेश है वो वैधानिक नहीं है और उसे रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि आज की सुनवाई में हिंदू पक्ष की ओर से और सरकार की ओर से बहस नहीं की जा सकी। अब इस मामले की फ्रेश केस के तौर पर 15 फरवरी को सुनवाई होगी, जिस समय मुस्लिम पक्ष अपने आगे की बहस को पूरी करेगा और उसके बाद हिंदू पक्ष और सरकार की ओर से भी दलीलें पेश की जाएंगी। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। उधर बिहार की नीतीश सरकार ने बहुमत साबित कर दिया है और उसी के साथ ये तय हो गया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी रहेगी। सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े हैं। वहीं वोटिंग से पहले विपक्षी विधायक मैदान छोड़कर भाग गए। विपक्ष ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया और नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। उनके पक्ष में 129 वोट पड़े और उसके बाद अब ये तय हो गया कि बिहार में एनडीए की सरकार बरकरार रहेगी। नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल किया। सरकार के पक्ष में कुल 129 वोट पड़े हैं। 2-0 से नीतीश का ये टेस्ट पास हो गया है। स्पीकर हटाया, विश्वास जीता। और इसी के साथ बिहार में एनडीए सरकार रहेगी। माननीय सदस्यगण, हाँ के पक्ष में 129 और ना के पक्ष में 0। माननीय सदस्यगण, कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा 129 है। देखो आप भी बैठे 130 हुए। 130 माननीय सदस्य, कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। और विश्वास मत पर चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके मन में राम है और वे नीतीश कुमार को दशरथ मानते हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि वो मानते हैं कि वे वनवास नहीं आए हैं, बल्कि उन्होंने जनता के पास दुख और मजबूरी समझने के लिए भेजा है। इस पगले का रिएक्शन जरूरी है क्या? है और हमेशा रहेंगे। हम इनकी इज्जत हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। और हम तो कई बार इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने काम किया मिलकर के। इस बात को बोलते रहे कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं। हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति शांति। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बनने।